जब एक किसान लोन नहीं चुकाता है तो उसका खेत बिक जाता है, और एक जब अमीर लोन नहीं चुकाता है तो बैंक चिदम्बरम और मनमोहन सिंह ने विजय माल्या को हेल्प करी लोन दिलवाने में। इस कैलेंडर के लिए विजय माल्या खुद मॉडल सेलेक्ट करते थे। जिस मॉडल का नाम इस कैलेंडर में आ जाता था उसका करियर रातों रात रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाता है। दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ मूवी में लॉन्च होने से पहले इस कैलेंडर में लॉन्च हुई थी। लोगों के बच्चे गुल्ली डंडा खेलते थे तो विजय माल्या बैटरी वाली कार चलाता था। सेम प्राइस में उनको विस्की मिल जाती थी जिसमें ज्यादा अल्कोहल की परसेंटेज होती थी, उससे ज्यादा नशा हो जाता था। लेकिन कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया ने कहा कि अरुण जेटली झूठ बोल रहे हैं और अगर ये चीज गलत निकलती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और जब अपने प्राइवेट जेट में ट्रैवल करता था तो हाई ब्रीड डॉग जिनकी करोड़ों की कीमत होती थी उनको लेके करता था। विजय माल्या फ्लैम्बॉयंट विजय माल्या से माननीय सांसद हो जाते हैं। देखिए, गरीब को अगर 1 लाख का भी लोन चाहिए होता है तो बैंक ना जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें मांगता है, और ना लौटाने पे तो रिकवरी वाले उसकी जान तक के पीछे पड़ जाते हैं, भले कोविड के टाइम क्यों ना चल रहा हो। और इन सारी चीजों को लेके स्ट्रिक्टनेस होनी भी चाहिए क्योंकि आम जनता की मेहनत का पैसा है। लेकिन लोगों को गुस्सा वहां पे आता है जब सेम बैंक एक अमीर आदमी को कई हजार करोड़ का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के बस उसके नाम पे दे देता, और वो आदमी अपनी पावर का यूज करते हुए पैसा होने के बाद भी पैसे को वापस नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे कोई गवर्नमेंट हो या कोई सरकारी बैंक हो, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। और इसी वजह से इंडिया के अंदर एक ट्रेंड सा चल गया जिसमें पावरफुल लोग आम जनता के हजारों करोड़ लूट के यूके में आराम से जाके बैठ जाते हैं। अभी आगे जब मैं आपके सामने सारी डिटेल्स रखूंगा तो आप खुद कहोगे कि ये लोन के नाम के ऊपर इंडिया के अंदर इन लोगों ने कैसे सर्कस बना रखा है। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो आंख बंद करके तमाशा देख रहे हैं क्योंकि उनके खुद के कट बंधे हुए हैं। अभी जो विजय माल्या ने किया था, आई एम श्योर आपने ये सुना होगा इसके बारे में, लेकिन जो डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको दूंगा आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि कैसे फ्लैम्बॉयंट विजय माल्या कानून का सर्कस बना के यूके निकल लेता है और सब मुंह देखते रह जाते हैं। अब विजय माल्या के बारे में कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको डिटेल्स दूंगा वो मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, कोर्ट के जजमेंट और कई बुक्स और न्यूज आर्टिकल से लिए हैं। वो मैं आपके सामने एज इट इज रख दूंगा। इन सब के लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, एक बार आप वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए कि कौन कौन इन्वॉल्व था इसमें, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो देखिए, आजादी से पहले जब ईयर 1915 का टाइम था, उस टाइम पे इंडिया के अंदर कई सारी छोटी छोटी बियर कंपनीज थी जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके लिए बियर बनाती थी। अब इसी टाइम पे एक थॉमस नाम का आदमी की एंट्री होती है। ये क्या करता है कि जितनी भी सारी छोटी छोटी कंपनीज थी बियर बनाने वाली, इनको यूनाइट करता है और एक सिंगल कंपनी बना देता है जिसका नाम रखता है यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप। और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इसी टाइम पे दून स्कूल से पढ़ा एक काफी टैलेंटेड बिजनेसमैन था जिसका नाम था विट्ठल माल्या। उसको ये समझ में आ जाता है कि कुछ हो ना हो, ये जो कंपनी है ये जरूर ग्रो करेगी। वो इस पर्टिकुलर डोमेन में पहले भी पैसा लगा चुका था और उसने इसकी बैलेंस शीट वगैरह भी देखी थी। तो उसने क्या किया कि हर थोड़े टाइम पे इसके शेयर्स खरीदने चालू कर दिए, और वो भी तब जब कोई और नहीं खरीद रहा था। और कई सालों तक वो ऐसे ही करता रहता है। वो इस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर बन जाता है। अब अगले 32 साल तक ये कंपनी चलती रहती है, शेयर्स इसके खरीदे जाते हैं। और ईयर 1947 में क्या होता है कि अंग्रेज जो थे वो इंडिया छोड़ के जाने लगते हैं, और जाते टाइम पे इस कंपनी की सारी जो कमान थी वो इस 22 साल के बिजनेसमैन विट्ठल माल्या के हाथ में आ जाती है। क्योंकि एक तो स्मार्ट बहुत था, इंटेलिजेंट था, पढ़ा लिखा था, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स जो थे वो इसके पास थे। तो इसके बाद सबसे पहले तो यूबी ग्रुप जो कंपनी थी उसका डायरेक्टर इलेक्ट होता है, और फिर अगले साल ही इसको चेयरमैन बना दिया जाता है यूबी ग्रुप का। और विट्ठल माल्या की लीडरशिप में ये कंपनी जो है बाकी इंडिया की जो कंपनीज थी उनको पीछे करके बहुत तेजी से आगे बढ़ती है कंपनी। और अगले 4 साल के अंदर ही ईयर 1951 में ही यूबी ग्रुप जो था वो मैकडॉवेल्स को एक्वायर कर लेता। इसके साथ साथ और भी कंपनीज को एक्वायर करता है, लेकिन मैकडॉवेल्स का नाम ज्यादा था। अब इधर ये सारी चीजें चल रही थी, इसके साथ साथ कुछ ही साल में विट्ठल माल्या शादी कर लेते हैं ललिता रमाया से। और फिर आगे चल के 18 दिसंबर 1955 को इनका एक बेटा होता है जिसका नाम रखा जाता है विजय माल्या। आगे चल के विट्ठल माल्या की 2 और शादियां होती हैं, लेकिन इनका इकलौता बेटा विजय माल्या ही था। अब विजय माल्या इतने अमीर घर में पैदा हुआ था तो ये आम बच्चों की तरह नहीं रहता था। जब इंडिया में लोगों के बच्चे गुल्ली डंडा खेलते थे तो विजय माल्या बैटरी वाली कार चलाता था जो इंडिया में देखने तक को नहीं मिलती थी। विजय माल्या जब अपने सेंट जेवियर कॉलेज में एंट्री मारता था तो अपनी स्टैंडर्ड हेराल्ड एक कार थी उसका साइलेंसर जानबूझ के निकाल देता था ताकि स्कूल में जब वो एंट्री मारे तो बहुत ज्यादा हल्ला और सारी निगाहें उसके ऊपर। अब इसके साथ साथ विजय माल्या भी बड़े हो रहे थे और इनके साथ साथ विट्ठल माल्या जो इनके फादर थे उनका बिजनेस भी और तेजी से ग्रो हो रहा था। विट्ठल माल्या ने अलग अलग ट्रिक्स लगाई, जैसे बाहर से जो फॉरेन ब्रांड की लिकर्स आती थी और फिर बेची जाती थी, उनको जाके विट्ठल माल्या ने ईयर 1959 में ये कहा कि ये जो आप बाहर बना के इंडिया में ला रहे हैं, आप इंडिया में आइए और इंडिया के अंदर ही अल्कोहल बनाइए और सप्लाई करिए। इसको IMFL बोला गया, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। आज की डेट में भी आपको बोतलों के ऊपर IMFL लिखा हुआ मिल जाएगा, जो इस तरीके से डेवलप होती हैं। अब इसके कुछ सालों बाद विजय माल्या जो था उसका कॉलेज पूरा हो गया था, और जैसे ही कॉलेज पूरा होता है
विट्ठल माल्या विजय माल्या को भी अपने बिजनेस में धीरे धीरे इन्वॉल्व करना चालू करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि आगे चल के उनका बेटा जो है वही इस पूरे एम्पायर को संभालेगा। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे को काफी ट्रेनिंग भी दी। ईयर 1970 में विट्ठल माल्या ने विजय माल्या को यूएस भेजा, जहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से विजय माल्या ने बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ये सारा कुछ सीखा। इसी के साथ साथ विट्ठल माल्या ने क्या किया था, अमेरिकन हॉक्स कॉर्पोरेशन, ये यूबी ग्रुप का ही पार्ट थी लेकिन यूएस में ऑपरेट होती थी, वहां पे विजय माल्या की इंटर्नशिप कराना स्टार्ट करा दी। अब इसके बाद ये सारी चीजें पूरी करके विजय माल्या की एंट्री वापस इंडिया के अंदर होती है। अब इंडिया वापस आने के बाद विजय माल्या जो थे वो डेली बेसिस पे यूबी ग्रुप के जो ऑपरेशंस थे उनको ऑब्जर्व करते थे, और इंडिया के बाहर से वो जितना भी मैनेजमेंट और चीजें सीख के आए थे वो अपनी यूबी ग्रुप की जो इंडिया की कंपनी थी उसके अंदर इंप्लीमेंट करना चालू करते हैं। जैसे यूबी ग्रुप के अंदर पहले कोई हायरार्की नहीं थी, जितने भी मैनेजर थे वो विट्ठल माल्या को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे। तो पहली चीज तो विजय माल्या ने ये की कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे वीपी और एवीपी की पोजीशंस बनाई। इसके बाद जो टॉप मैनेजमेंट थे वो जो थे वो विजय माल्या और एम श्रीनिवास राव इनको रिपोर्ट करते थे, और फिर ये दोनों विट्ठल माल्या को रिपोर्ट करते थे। तो इस तरीके से हायरार्की मेंटेन की और जो पूरा प्रोसेस था वो बहुत स्मूथ हो गया था। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको द 1% क्लब के बारे में बताना चाहूंगा, जो मेरे फ्रेंड फाइनेंस विद शरण ने शुरू किया है, और इसमें जीरोधा के निखिल कामत ने भी इन्वेस्ट किया है। 1% क्लब का विजन है कि भारत के सब लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, जिससे आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े। इस क्लब का पार्ट बनने से आप उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम यूनिवर्सिटी, 25+ फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स, 50,000 लोगों की कम्युनिटी और बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट जो भारत के हर बड़े शहर में होते हैं उन सब का हिस्सा बन पाएंगे आप। और अगर आपको भी इसका हिस्सा बनना है तो 1% क्लब का 2 घंटे का पर्सनल फाइनेंस मास्टर क्लास, जिसमें खुद फाइनेंस विद शरण सिखाएंगे, इसका हिस्सा आप बन सकते हैं। इसमें आप सीखोगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग एंड टैक्स में लाखों रुपए बचाने के 5 सीक्रेट टूल्स। तो अगर आपको भी पैसे पर कंट्रोल लाना है तो इस मास्टर क्लास के लिए साइन अप कीजिए, और इसमें मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 50% डिस्काउंट उनके आने वाले मास्टर क्लास के लिए। तो यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू ज्वाइन द 1% क्लब्स मास्टर क्लास एंड अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी की शुरुआत कीजिए। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब इसके कुछ साल बाद ईयर 1977 में एक ऐसी चीज होती है जिसे यूबी ग्रुप की हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। एक्चुअली इंडिया के अंदर उस समय नई गवर्नमेंट बनी थी और उन्होंने ईयर 1977 में अल्कोहल बैन कर दी थी इंडिया के अंदर, और यूबी ग्रुप जो था वो पूरी तरीके से अल्कोहल के ऊपर बेस्ड था। बाकी और भी बिजनेसेस थे लेकिन मेन अर्निंग जो थी यूबी ग्रुप की वो यहीं से थी। और इंडिया में चारों तरफ जितनी भी लिकर इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से कोलैप्स होने लगी थी, डर गए थे। लिकर कंपनी जो थी उनके जो ओनर्स थे वो अपने एसेट्स बेचने लगे, लेकिन विट्ठल माल्या और विजय माल्या ने इसका उल्टा किया। विट्ठल माल्या का ये मानना था कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ये बैन करके ज्यादा दिन तक रह नहीं सकती, किसी भी कंट्री में अल्कोहल इस तरीके से बैन नहीं किया जा सकता, कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन जरूर होगा। तो ये क्या करते हैं, जितने भी अल्कोहल कंपनीज के जो ओनर्स थे वो एसेट्स सस्ते दामों में बेच रहे थे, ये लोग उनसे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ ही टाइम बाद विट्ठल माल्या ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है, इंडिया के अंदर दोबारा से अल्कोहल अलाउ कर दी जाती है। और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से यूबी ग्रुप के जितने भी कॉम्पिटिटर थे वो कोलैप्स हो गए थे। इस इंसिडेंट के बाद इन्होंने ये भी ट्राई किया था कि कई सारे डोमेन जैसे फूड, फार्मा, अलग अलग इंडस्ट्री में भी पैसा लगाना चालू किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा था यूबी ग्रुप को वो अल्कोहल से ही हो रहा था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद विजय माल्या हो चाहे विट्ठल माल्या हो, दोनों का ड्रीम था कि लिकर इंडस्ट्री का जो टैग है ये टैग हटाना चाहते थे, इसलिए ये लोग अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर भी, अलग अलग डोमेन के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। अब इसी के 1 साल बाद क्या होता कि पहले कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, तो विजय माल्या कंपनी के पुराने डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे। उसी टाइम पे एक डॉक्यूमेंट में इनको ये दिखता है कि यूबी ग्रुप ने एक कैसल ब्रूरीज नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया था, जिसका लोगो किंगफिशर बर्ड की तरह था। वो जो लोगो था वो अभी के लोगो से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ये जो कंपनी थी कैसल ब्रूरीज, इसको आगे चल के बंद कर देती है यूबी ग्रुप, लेकिन विजय माल्या को इसका लोगो बहुत पसंद आता है, तो वो इस लोगो को मॉडिफाई करके रीलॉन्च करते हैं। और इसको रीलॉन्च करने के पीछे जो पर्पस था वो ये था कि जो मोहन मियाकिन गोल्डन ब्रांड था जो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पीछे कर रहा था यूबी ग्रुप को, उसके अगेंस्ट में एक बियर लॉन्च करना। शुरू के कुछ महीने तक तो जो विट्ठल माल्या था इसके अगेंस्ट में थे, लेकिन काफी हसल के बाद विजय माल्या अपने फादर को कन्विंस कर लेते हैं और ईयर 1978 में किंगफिशर को रीलॉन्च कर देते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे भी जो किंगफिशर बियर थी या ब्रांड था ये पूरे पैन इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, क्योंकि स्टेट्स के बाहर बेचने में भी कई सारे कंप्लायंस होते हैं लिकर इंडस्ट्री में, तो वो फॉलो नहीं हुए थे, तो सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में ही चल रही थी। तो पैन इंडिया के अंदर ना होने की वजह से किंगफिशर जो था वो उतना प्रॉफिट नहीं बना रहा था, थोड़ा बहुत बना रहा था लेकिन उतना नहीं बना रहा था। अब इस ब्रांड के बनने के बाद भी 3 से 4 सालों तक विट्ठल माल्या और विजय माल्या यूबी ग्रुप को लिकर इंडस्ट्री में धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद ईयर आता है 1983, तब विजय माल्या करीब 28 साल के थे और इसी साल अक्टूबर के मंथ में ये कंपनी के काम से न्यूयॉर्क गए हुए थे।
और इसके नेक्स्ट डे 13 अक्टूबर 1983 को मुंबई के अंदर एक कैथे पैसिफिक एयरलाइन की कॉकटेल पार्टी चल रही थी, जिसमें विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या भी पहुंचे हुए थे और इस पार्टी में इनको हार्ट अटैक आ जाता है, इनकी जान चली जाती है। करीब 58 ईयर्स के थे विट्ठल माल्या जब इनकी जान चली जाती है। अब जैसे ही विजय माल्या को पता चलता है तो वो वापस इंडिया पहुंचते हैं। अब देखिए, आम घरों में जब ऐसी ट्रेजेडी होती है तो लोग शोक मनाते हैं, बहुत अलग माहौल होता है, लेकिन बिजनेस फैमिलीज में अलग चीजें होती हैं। वहां ये डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि अब बिजनेस को संभालेगा कौन। अब विट्ठल माल्या की डेथ के बाद यूबी ग्रुप का जो टॉप मैनेजमेंट था, उन्हीं में से कई लोगों को ये लग रहा था कि वो खुद चेयरमैन बनेंगे, लेकिन माल्या की फैमिली के पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स थे और उसमें भी विजय माल्या के पास यूबी ग्रुप के 2/3 शेयर्स थे, जो कि उसने माल्या प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के थ्रू लिए थे। तो बहुत ज्यादा बहस होती है, कई सारी स्ट्रेटेजी लगाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी विजय माल्या चेयरमैन बन जाते हैं यूबी ग्रुप के। अब चेयरमैन बनने के बाद दिक्कत ये थी कि फादर थे नहीं और जो यूबी ग्रुप के 4 रीजनल हेड थे और टॉप मैनेजमेंट था, वो खुद यूबी ग्रुप की चेयरमैन बनने की फिराक में था। विजय माल्या को डाउट था कि इन लोगों से अगर मैं एडवाइस लूंगा तो ये मुझे सही एडवाइस नहीं देंगे। तो एक तरह से विजय माल्या जो था वो अकेला पड़ गया था। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे जब विजय माल्या ने यूबी ग्रुप का चार्ज लिया, इसको संभाला, तो टर्नओवर 350 करोड़ का था और करीब 40 करोड़ की वैल्यूएशन थी और वॉल्यूम सेल्स 3.8 मिलियन केसेस की थी। एक केस में 750 ml की 9 बोतलें होती हैं। तो चेयरमैन बनते ही जब माल्या ने बैलेंस शीट देखी तो उसको इतना समझ में आ गया था जो रियल प्रॉफिट आ रहा है यूबी ग्रुप का, वो अल्कोहल से ही आ रहा है। तो विजय माल्या ने भी अल्कोहल के ऊपर ही फोकस किया। इसके अंदर भी एक चीज थी कि यूबी ग्रुप की जो मेन सेल्स जनरेट हो रही थी वो कैरियोफिप्सन से हो रही थी। कैरियोफिप्सन जो थी वो यूबी ग्रुप का ही पार्ट थी, उसी की कंपनी थी। तो ये क्या करती थी, जिन बनाती थी। तो जिन एक सीजनल ड्रिंक है, ये प्रॉफिट तो बहुत बड़ा बना रही थी, लेकिन ऑफ सीजन में सेल्स नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से पूरे ईयर का जो प्रॉफिट था वो बैलेंस आउट हो जाता था। तो विजय माल्या ने जिन छोड़ के और जो बाकी कैटेगरीज थी विस्की वगैरह, उस पर फोकस करना चालू किया ताकि प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा सके। तो इससे डील करने के लिए पहले तो इन्होंने ऑल सीजन चलने वाली विस्की पे फोकस किया और रॉयल रिजर्व और स्प्लेंडर जैसे नए ब्रांड चालू कर दिए और इसकी जम के मार्केटिंग हुई, महीनों तक इसमें पैसा लगा, लेकिन ये चलती नहीं, ये दोनों कंपनियां फेल हो जाती हैं। अब इसके चलते हल्ला होने लगता है कि विजय माल्या जो है ये यूबी ग्रुप को डुबो देंगे, इस तरीके के डिसीजन ले लेके। एचपी भगत और एम श्रीनिवास राव जो थे, जिनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था विट्ठल माल्या के टाइम पे रेवेन्यू जनरेट करने में, इनका नाम आगे आने लगा कि इनको कंपनी संभालनी चाहिए। इनफैक्ट माल्या की जो फैमिली थी वो भी ये सोचने लगी थी कि विजय माल्या जो है वो उनको पीछे हटना चाहिए और इनको आगे आना चाहिए। लेकिन माल्या से पीछे हटते नहीं है, बल्कि वो अपने नए प्रोजेक्ट पे काम कर देते हैं। वो एंट्री मारते हैं किंगफिशर में। यहां से माल्या ने क्या किया कि उसने नए ब्रांड नहीं बनाए, पुराने ही जो ब्रांड थे, जो स्टैब्लिश्ड थे, उनके ऊपर काम करना चालू किया। विजय माल्या ने क्या किया, किंगफिशर बियर का जो प्रोडक्शन था उसमें कुछ चेंजेस किए। जैसे साउथ में बियर की डिमांड हमेशा रहती थी, लेकिन नॉर्थ में सिर्फ समर में ही बियर की डिमांड रहती थी, जिसकी वजह से ऑफ सीजन में नॉर्थ में जो प्लांट्स थे उनका प्रोडक्शन रोक दिया जाता था। और वहीं दूसरी तरफ साउथ में यह था कि बियर की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे ये लोग। तो विजय माल्या इसमें क्या करता है कि वो सारी की सारी प्रोडक्शन जो ऑफ सीजन में बंद हो जाती थी उनको भी ऑन कर देता है और नॉर्थ से बियर का प्रोडक्शन करके साउथ में डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है। इसकी वजह से इन्होंने पूरे इंडिया के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा कर लिया था, अपने कॉम्पिटिटर से भी काफी आगे निकल गए थे। दूसरी चीज, जो बियर थी वो बॉटल्स में आती थी और लिकर कंपनी के लिए ये बॉटल्स एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती थी। तो हो क्या रहा था कि ये जो बियर की बॉटल्स थी ये डीलर्स खरीद के ले जाते थे, फिर खाली बॉटल वापस करते थे। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता था कि जब ये डीलर्स बॉटल्स रिटर्न करते थे तो आधी टूटी हुई रहती थी उसमें से, इनफैक्ट जितनी ले जाते थे उतनी रिटर्न भी नहीं करते थे। अब इस चीज को लेके जब प्रेशर बनाया गया डीलर्स के ऊपर कि भैया आपको उतनी ही बॉटल्स जो है वो वापस करनी है, तो उन्होंने एक नया तरीका उसका निकाल लिया कि जो कबाड़ी का काम करते थे या फिर जो लोकल बॉटल्स बनाते थे उनसे वो सस्ती बॉटल खरीद लेते थे और फिर उसको वापस कर देते थे। तो इसकी वजह से और दिक्कत आने लगी। तो इसमें होता क्या था कि कंपनी को बहुत ज्यादा बॉटल्स बनाने में पैसा खर्च करना पड़ता था और इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो प्रॉफिट होता था वो इसी में चला जाता था। तो विजय माल्या क्या करता है कि इसको आइडेंटिफाई करके उसकी जगह पे कैन लेके आते हैं। इसके साथ साथ किंगफिशर की जो इमेज थी वो एक लाइट बियर की तरह थी, जिसमें करीब 4% अल्कोहल होता था। तो लोग क्या करते थे कि सेम प्राइस में उनको विस्की मिल जाती थी जिसमें ज्यादा अल्कोहल की परसेंटेज होती थी, उससे ज्यादा नशा हो जाता था, तो लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते थे। लेकिन विजय माल्या ने क्या किया कि 8% स्ट्रॉन्ग बियर जो होती है 8% अल्कोहल के साथ उसको इंट्रोड्यूस किया और इसके आने के बाद बियर की जो डिमांड थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है और इससे इतना ज्यादा फायदा होता है कि मोहन मेकिन गोल्डन ब्रांड को पीछे करके किंगफिशर जो था वो ईयर 1986 आते आते इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड बन गया था। और इसी साल एक चीज और होती है, विजय माल्या एयर इंडिया में ट्रैवल कर रहा था, तो इस फ्लाइट में एक समीरा तैबजी नाम की एक एयर हॉस्टेस थी जिससे इनको प्यार हो जाता है और फिर आगे चल के दोनों शादी कर लेते हैं। और कुछ टाइम बाद 7 मई 1987 को इनका बेटा होता है सिद्धार्थ माल्या और सेम ईयर में इनका डिवोर्स भी हो जाता है। लेकिन माल्या यहाँ पे रुकते नहीं है, आने वाले 2 साल तक वो इंडियन मार्केट के अंदर किंगफिशर जो बियर थी उसको टॉप पे लाके रख देते हैं। किंगफिशर जो ब्रांड था इसको एक नाम और ब्रांड की बजाय
इंडिया के अंदर एक लाइफस्टाइल बना दिया था, स्पेशली यंगस्टर के अंदर। और ये सारी चीजें विजय माल्या ने की छोटी छोटी ट्रिक्स से। एक्चुअली इंडिया के अंदर अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट करने पे बैन है, तो इस चीज से डील करने के लिए विजय माल्या ने एक नया तरीका निकाला, सरोगेट एड का। इसमें यह था कि जैसे किंगफिशर बियर की बजाय किंगफिशर सोडा, किंगफिशर वाटर बॉटल, ये सब लॉन्च कर दी, और किंगफिशर बियर का ऐड करने की बजाय इन सब का ऐड किया गया। ऑल ओवर इंडिया में किंगफिशर नाम से इवेंट कराने चालू कर दिए, और फिर उस इवेंट में चारों तरफ किंगफिशर के बोर्ड लगा दिए थे, ताकि अगले दिन जब पूरे इंडिया के अखबारों में न्यूज आए और फोटोग्राफ्स आए तो उसमें पीछे किंगफिशर दिखे। किंगफिशर अवार्ड भी शुरू कर दिए, हर तरफ किंगफिशर वर्ड का यूज किया, अपने घर का नाम भी किंगफिशर विला रख दिया। ईयर 1988 में इन्होंने किंगफिशर डर्बी भी शुरू कर दिया, जबकि स्पोर्ट्स का किंगफिशर बियर से दूर दूर तक लिंक नहीं था, लेकिन क्योंकि इनको किंगफिशर का नाम आगे करना था, इस वजह से ये सारी चीजें की। और सबसे बड़ा फायदा किंगफिशर ब्रांड को तब मिला जब माल्या ने किंगफिशर स्विम सूट कैलेंडर लॉन्च किया, जिसको अतुल कसबेकर शूट करते थे। इसकी वजह से घर घर में हर जगह किंगफिशर की बात होने लगी। इस कैलेंडर के लिए विजय माल्या खुद मॉडल सेलेक्ट करते थे, और किंगफिशर कैलेंडर इतना बड़ा हो गया था कि जिस मॉडल का नाम इस कैलेंडर में आ जाता था, उसका करियर रातों रात रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाता था। दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ मूवी में लॉन्च होने से पहले इस कैलेंडर में लॉन्च हुई थी, और आगे चल के फॉर्मूला 1 वगैरह भी इन्होंने लॉन्च किया, जिसमें किंगफिशर का जबरदस्त प्रमोशन हुआ। विजय माल्या का यह कहना था कि अभी भले इसमें पैसे लग रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज फायदा देगी, और ये ऐसे फायदा देगी कि जो बाकी के कॉम्पिटिटर हैं उनके पास इसका कोई तोड़ नहीं होगा। और ये सारी चीजें इस तरीके से की गई थी कि किंगफिशर नाम आते ही लोगों के दिमाग में बियर आ जाता था। और जब ये सारी चीजें माल्या कर रहा था, तो इसी टाइम पे मल्टीपल कंपनीज को भी एक्वायर कर रहा था, और माल्या ने जो पूरा बिजनेस था वो ग्लोबल कर दिया था। किंगफिशर 50 से भी ज्यादा देशों में मिलने लगी थी। यूबी ग्रुप, जिसकी वैल्यूएशन विजय माल्या के ज्वाइन करने के टाइम पे 40 करोड़ थी, कुछ ही सालों के अंदर वैल्यूएशन 6000 करोड़ तक पहुंच गई थी। और जो लोग सोच रहे थे कि माल्या कंपनी नहीं चला पाएगा, उसका उल्टा किया माल्या ने। इसने किंगफिशर ब्रांड को आसमान तक पहुंचा दिया था, और हर तरफ इसी के बारे में बात होती थी। और इसी बीच में ईयर 1993 में माल्या ने दोबारा से शादी भी की, लेकिन लड़का इनका एक ही था, सिद्धार्थ माल्या। अब देखिए, जो पूरी लिकर इंडस्ट्री है, इसमें फायदा तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसको चलाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इसमें पूरी की पूरी इंडस्ट्री चलाने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना गवर्नमेंट के ये इंडस्ट्री चल नहीं सकती। जैसे किसी कंपनी को अगर अल्कोहल को अपने स्टेट से बाहर भेजना है, तो उसका अलग से टैक्स देना होता है, और ये सारे रूल्स स्टेट गवर्नमेंट देखती है। एक लिकर बॉटल का प्राइस क्या होगा, ये भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। किसको लिकर का लाइसेंस मिलेगा, ये तक गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट में होना बहुत जरूरी है अगर ये बिजनेस चलाना है। और सपोर्ट में अगर गवर्नमेंट नहीं है, तो बिजनेस छोड़िए, एक छोटा सा जो लिकर का ठेका होता है वो तक नहीं चला सकता इंसान। तो ये सारी चीजों से निपटने के लिए माल्या जो था वो खुद पॉलिटिक्स में घुसना चाहता था, ताकि कोई दिक्कत ना आए आगे चल के। और ईयर 2002 में माल्या इस चीज को लेके कई जगह पे अपने लिंक से बात करता है, और सक्सेसफुल भी होता है। अपने होम स्टेट कर्नाटका से इंडिपेंडेंट राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट हो जाता है, और इस चीज में इसका जनता दल और कांग्रेस सपोर्ट करती है। तो उस दिन जैसे ये चीज होती है, विजय माल्या फ्लैम्बॉयंट विजय माल्या से माननीय सांसद हो जाते हैं, और यहां से विजय माल्या का पॉलिटिकल कनेक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब इसके बाद डेट आती है 15 नवंबर 2004, और इस दिन विजय माल्या क्या करते हैं, अपनी कंपनी के सीएफओ निधुन गरी, जिसपे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, उनको बुला के कहते हैं कि वो अगले साल किंगफिशर एयरलाइन शुरू करेंगे। अब सीएफओ सुन के तो बहुत नेगेटिव रिस्पांस देता है, लेकिन उसको पता था कि माल्या ने अगर बोला है तो वो अगले साल ये चीज करेगा जरूर। और सेम डे विजय माल्या सीएफओ से एक बैंक के अंदर कॉल अरेंज कराता है। काफी देर बात चलती है, लेकिन बैंक जो है वो लोन देने को मना कर देता है, और इस पे विजय माल्या कहते हैं कि मैं बिना लोन के ही एयरलाइन शुरू करूंगा। अब इसके अगले दिन एयरबस इंडिया का जो हेड था किरण राव, इससे फोन कॉल सेट होती है। एक्चुअली एयरबस दुनिया भर में कॉमर्शियल जो एयरप्लेन होते हैं उनको बनाती है, तो हर कंट्रीज में इनकी ब्रांचेस होती हैं। तो ऐसे ही एयरबस इंडिया जो था उसको किरण राव देखते थे। तो विजय माल्या किरण राव को कहता है कि उसको 10 एयरबस A320 और 3 A319 इतने एयरप्लेन चाहिए। और ये बात करके डायरेक्ट विजय माल्या एक बोर्ड मीटिंग रखता है, वहां पे अनाउंस करता है कि अगले साल 7 मई 2005 को सिद्धार्थ, जो उनका बेटा है, वो 18 साल का हो जाएगा, और वो सिद्धार्थ को उसके 18th बर्थडे पे एक एयरलाइन गिफ्ट करना चाहते हैं, जिसका नाम होगा किंगफिशर एयरलाइन। अब बोर्ड मीटिंग तो इससे एकदम नाखुश थी। इनफैक्ट मीटिंग में कल्याण गांगुली, जो कि यूबी के एमडी थे, वो कहते हैं फिर से ये सब स्टार्ट करना फायदे का सौदा नहीं होगा। एक्चुअली पहले भी माल्या ने यूबी एयर करके एक एयरलाइन के लिए कंपनी बनाई थी, बट उसमें ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था, तो बाद में वो बस कॉर्पोरेट चार्टर प्लेन वगैरह जो रहते थे उन्हीं को चलाती थी। लेकिन माल्या इस पर जवाब देते हैं कि मैंने मन बना लिया है, इस बार तैयारी शुरू कर दो और डिले नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट 7 मई 2005 को, जिस दिन सिड का बर्थडे है, उसी दिन हम लॉन्च करेंगे। और विजय माल्या खुद से 400 करोड़ रुपए किंगफिशर एयरलाइन में लगा के इसकी तैयारी स्टार्ट कर देता है। अब सिद्धार्थ माल्या का बर्थडे तो पास आता है, लेकिन पूरी जान लगाने के बाद भी 2 दिन डिले हो जाता है। तो किंगफिशर एयरलाइन जो थी वो 7 की जगह
9th of May 2005 को लॉन्च होती है, सिद्धार्थ माल्या के बर्थडे के 2 दिन बाद। अब जैसे किंगफिशर लॉन्च होती है, हर तरफ इसका जो लग्जरी एक्सपीरियंस है इसका हल्ला होने लगता है। न्यूज, टीवी, पेज 3 हर तरफ इसके बारे में बात होती है। पहले जहां पे एयरप्लेन्स में खाली मैगजीन रख दी जाती थी, किंगफिशर के अंदर स्क्रीन्स लगा दी गई थी, हेडफोन्स मिलते थे वहां पे बैठने के बाद, गुड क्वालिटी फूड, वेल ट्रेन्ड एयर हॉस्टेस जिनको खुद माल्या सेलेक्ट करते थे। इनफैक्ट कई लोग वेल ट्रेन्ड जो एयर हॉस्टेस थी उनको देखने के लिए टिकट बुक कराते थे। इसमें 1 साल के अंदर अंदर किंगफिशर को बहुत ही अच्छी ओपनिंग मिलती है। हर तरफ सिर्फ किंगफिशर की बात होती है, कई सारे अवार्ड्स मिलते हैं, पेज 3 पे बात होती है। लेकिन माल्या ने जितना पैसा खर्च किया था उतना प्रॉफिट नहीं बना था, लेकिन हाँ ब्रांड एस्टैब्लिश हो गया। अब ये सारी चीजें देखने के बाद विजय माल्या और प्लेन्स खरीदने का सोचते हैं। इसके लिए IDBI बैंक के पास जाते हैं, लेकिन पहले यूबी ग्रुप के साथ कुछ इशू थे, कुछ रेगुलरिटीज को लेके, तो इस वजह से IDBI जो था वो लोन देने को मना कर देता है। लेकिन विजय माल्या फिर भी पैसा लगा के और एयरप्लेन्स मंगा लेते हैं। अब इसके बाद विजय माल्या इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करना चाहते थे, लेकिन सिविल एविएशन की गाइडलाइंस में एक क्लॉज था जिसके हिसाब से यह था कि एयरलाइन को कम से कम 5 साल डोमेस्टिक फ्लाइट चलानी होगी, उसके बाद ही उसको इंटरनेशनल लाइसेंस मिलेगा। तो उस टाइम पे जेट एयरवेज के अलावा सिर्फ एक ही एयरलाइन थी जिसको 5 साल हो चुके थे, वो थी एयर डेक्कन, जिसको GR गोपीनाथ चलाते थे। ये जो एयर डेक्कन एयरलाइन थी इसने इंडियन मार्केट की नस पकड़ रखी थी। ये बहुत ही चीप प्राइस पे डोमेस्टिक ट्रैवल करवाती थी। इनफैक्ट कुछ रूट पे तो इन्होंने 500 रुपए तक के प्राइस रखे थे टिकट के। इनको लग्जरी से कोई मतलब नहीं था, बस इनका मेन एम था कि आदमी को एक जगह से दूसरी जगह कम पैसे में पहुंचा दें। जो एयरप्लेन के अंदर 2 टॉयलेट्स होते थे उसमें भी इन्होंने 2 टॉयलेट की जगह 1 टॉयलेट कर दी थी और उसकी जगह पे 2 सीटें लगा दी थी। तो इस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते थे, मतलब कि किंगफिशर के जो स्टाइल था उससे एकदम अपोजिट। और एयर डेक्कन ये जो चीप प्राइस का गेम खेलता था, इसकी वजह से किंगफिशर के साथ साथ बाकी एयरलाइंस भी परेशान थी। तो जो विजय माल्या था उसने सोचा कि अगर हम इस एयरलाइन को खरीद लेते हैं तो इससे 2 काम हो जाएंगे। एक तो इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो मिल जाएगा, दूसरी चीज कंपटीशन जो है वो खत्म हो जाएगा। और माल्या इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि फैब 2007 में बिना कोई बैलेंस शीट वगैरह चेक करे जैसे तैसे करके इसको एक्वायर कर लेते हैं। और इसको एक्वायर करने के बाद ही इन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए उसमें, जो आगे चल के सही नहीं निकले। वो पहली चीज तो इन्होंने एक्वायर किया इसको, और उसको एक्वायर करते ही इसका नाम चेंज कर दिया। इसका नाम कर दिया किंगफिशर रेड। दूसरी चीज एयर डेक्कन जो थी, जिसका नाम किंगफिशर रेड हो गया था, इसकी जो मेन यूएसपी थी वो ये थी कि ये कम पैसे में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती थी। इसके टिकट सस्ते थे, लेकिन इसकी इसी यूएसपी को चेंज कर दिया गया। किंगफिशर रेड बनाने के बाद इसमें जो फैसिलिटीज थी उनको बढ़ा दिया गया। विजय माल्या का मानना था कि वी आर किंगफिशर, अगर हम चीप टिकट भी दे रहे हैं लेकिन हम फैसिलिटीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो एक तरीके से किंगफिशर ने क्या किया था यहाँ पे कि एक अच्छी रनिंग प्रॉफिटेबल फ्लाइट जो थी उसको महंगे में खरीद के सेम अपनी फ्लाइट किंगफिशर की तरह बना दिया था। और फिर कुछ टाइम बाद उसके भी पैसे बढ़ा दिए। और जब पैसे बढ़ गए तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो बाकी एयरलाइंस थी जो इससे भी कम पैसों में देती थी वहां पे वो मूव कर गए। एक्चुअली विजय माल्या इस कॉन्सेप्ट से बहुत दूर थे कि इंडिया में लोगों को सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, भले आप फैसिलिटीज कम करो या ज्यादा करो। बाकी एयरलाइन के कंपैरेटिवली किंगफिशर की जो रनिंग कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी, थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा थी। इसके पीछे रीजन ये थे, एक तो ये फैसिलिटीज बहुत ज्यादा देते थे बाकी एयरलाइंस के कंपैरेटिवली। बाकी जब इन्होंने एयरलाइंस खोली थी तो इन्होंने बाकी जितने भी एयरलाइंस थी वहां के एम्प्लॉइज को पोच करना स्टार्ट किया था। 75% सैलरी हाइक करके दिया गया था। तो जो वहां के भी एम्प्लॉय थे वो भी सारी नौकरी छोड़ के किंगफिशर की तरफ आ गए थे। तो किंगफिशर जो थी वो नाम तो बना रही थी, लेकिन एक्सपेंसेस की वजह से वो कभी प्रॉफिट में नहीं रह पाई। अब साल आता है 2008 और यहां से किंगफिशर की दिक्कतें स्टार्ट होना चालू होती हैं। माल्या ने जो सोचा था किंगफिशर को एक्सपैंड करके पैसा बनाने का, वो काम करता नहीं है। अब इसके बाद माल्या क्या करते हैं, बैंक की तरफ रुख करते हैं और बैंक के पास लोन लेने पहुंचते हैं। अब बैंक क्या करता है कि कंसोर्टियम बना के लोन देता है। कंसोर्टियम लोन, इसमें यह हुआ कि सारे बैंक मिलकर लोन देते हैं और एक बैंक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। तो इस केस में SBI 17 बैंकों का कंसोर्टियम बना के लोन देती है और SBI जो होती है वो मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होती है। अब इसके कुछ दिन बाद फिर दोबारा से लोन लेता है माल्या। इस बार IDBI बैंक से माल्या लोन लेता है और 900 करोड़ का लोन देती है IDBI बैंक, जो पहले मना कर रही थी। संडे वाले दिन जहां बैंक बंद रहते हैं उस दिन बैंक को खोल के लोन को प्रोसेस किया जाता है और सिर्फ 2 दिन के अंदर लोन मिल जाता है। ये जो मैं लोन अमाउंट बता रहा हूं मैं आपको, ये अलग अलग दिखेगा, कहीं पे पेनल्टी ऐड है, कहीं पे इंटरेस्ट ऐड है, तो आपको हो सकता है नंबर चेंज मिले। अब पैसा भी आ चुका था और फ्लाइटें भी खरीदी जा चुकी थी। तो किंगफिशर क्या करती है कि 2008 में बैंगलोर से लंदन अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट कर देती है और सेम ईयर में IPL की भी टीम बनाई जा रही थी। तो 446 करोड़ में माल्या इसी टाइम पे IPL की टीम भी खरीद लेते हैं। तो एक तरफ लोन लिया जा रहा था और दूसरी तरफ टीमें खरीदी जा रही थी
कई सौ करोड़ों में। तो अब यहां से ये सारी चीजें ऐसी चलती रहती हैं काफी टाइम तक। उसके बाद क्या होता है कि ग्लोबल रिसेशन चालू हो जाता है और ऑयल वगैरह जो रहते हैं इनके रेट बढ़ जाते हैं और जो पैसेंजर होता है उसकी भी परचेजिंग पावर कम हो जाती है क्योंकि उसकी भी जॉब्स वगैरह में दिक्कत आती है। तो ऐसे टाइम पे सिर्फ किंगफिशर ही नहीं, बाकी जो एयरलाइंस थी उनको भी काफी नुकसान हो रहा था। लेकिन बाकी फ्लाइट्स जो बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चल रही थी इस टाइम पे, माल्या उल्टा करते। माल्या इसी टाइम पे जून 2009 में माल्या और प्लेन मंगाते हैं। A330 मॉडल मंगाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर 2010 में A380 मॉडल मंगाया जाता है। लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कौन सा बिजनेस मॉडल है कि जहां बाकी की एयरलाइंस हैं वो ये सब कुछ कर नहीं पा रही हैं, ये बैक टू बैक प्लेन खरीद रहा है। अब इसके बाद डेट आती है जून 2010 और इस टाइम पे बीजेपी और जनता दल के सपोर्ट के साथ माल्या जो है वो राज्यसभा का MP बन जाता है। अब देखिए MP तो कॉन्टिन्यूसली बन रहा था और हर पार्टी इसको सपोर्ट भी कर रही थी, लेकिन ये सिर्फ नाम का MP बना हुआ था, ये कुछ करता नहीं था। पूरे टाइम फ्लोर पे किसी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करता था। जितना इसका टेन्योर था, रिटर्न में कुछ क्वेश्चन इसने दिए थे, बाकी इसने खुद खड़े होकर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। बाकी रिटर्न में इसने कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे कर्नाटका से रिलेटेड, लेकिन इस पे भी लोगों को डाउट है कि ये क्वेश्चन इसके खुद के नहीं है, किसी मैनेजर वगैरह से लिखवा के वो टाइम टू टाइम भेजते रहते थे। पार्लियामेंट के अंदर भी एक MP के हाथ में स्पेशल मेंशन होता है जिसमें इंपॉर्टेंट इशू उठाए जाते हैं। पूरे टेन्योर में इसने एक बार भी उसका यूज नहीं किया, कोई प्राइवेट मेंबर बिल वगैरह हो कुछ नहीं किया। इसके बाद भी सारी पार्टीज जो थी वो इसको MP बनाने के लिए सपोर्ट करती थी। अब क्यों करती थी ये किसी को नहीं पता। अब इस बार जब ये दोबारा MP बन के आता है तो MP बनने के थोड़े दिन बाद ही इस बार इसने फिर से SBI से लोन लिया और SBI ने कंसोर्टियम बना के 1600 करोड़ का लोन दे दिया था इसको। और जैसे ही लोन मिलता है उसके बाद इसका फिर से खरीदारी चालू हो जाती है। ये बोइंग 777 खरीद लेता है। तो देखिए पूरा लोन अगर आप कैलकुलेट करोगे सारे छोटे छोटे बैंकों को मिला के, इसने कई सारे लोन ले लिए थे इस टाइम पे, तो 7000 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा मिलेगा। कहीं पे आपको 8000 भी मिलेगा लिखा हुआ, कहीं पे 9000 भी, लेकिन ऑन एन एवरेज 7000 करोड़ से ऊपर का लोन ले लिया था इसने। अब देखिए बैंक अगर लोन दे रही है तो सबको यही लग रहा था कि बैंक कुछ सोच समझ के लोन दे रही होगी, कुछ सिक्योरिटी पे रखवाया होगा जैसे एक आम आदमी से रखवाती है अगर उसको पैसा देना होता है। लेकिन ये चीज भी गलत निकलती है, अभी आगे बताऊंगा वो भी क्यों। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा था कि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो गई थी किंगफिशर की, प्रॉफिट था नहीं, ग्लोबल रिसेशन आ गया था, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे। तो ये धीरे धीरे करके जो इसके वेंडर थे उनके पैसे नहीं दे पा रहा था और इसकी वजह से कई ऑयल कंपनीज थी जैसे HP और भारत पेट्रोलियम, इन्होंने किंगफिशर को बैन कर दिया था ऑयल देने से, क्योंकि पहले के जो बिल थे वही नहीं क्लियर कर रहा था। बाकी इंडियन ऑयल जो थी उसने कहा कि देखो हम बैन तो नहीं कर रहे हैं किंगफिशर को, लेकिन हमें एडवांस में पेमेंट चाहिए होगी तभी हम ऑयल देंगे। तो सिर्फ ऑयल कंपनीज की दिक्कत नहीं थी, बैंगलोर और जो हैदराबाद एयरपोर्ट थे इन्होंने भी प्लेन उतारने के लिए जो लैंडिंग चार्जेस होते हैं वो एडवांस में लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये लोग अपना प्लेन उतार देते थे और पैसा देते नहीं थे और वो बहुत ड्यू होता जा रहा था। तो इन एयरपोर्ट्स ने भी अलग से किंगफिशर के लिए रूल बनाया कि भाई हमें एडवांस में लैंडिंग चार्जेस चाहिए। और इसी के साथ साथ लोन की जो इंस्टॉलमेंट थी वो भी इन्होंने रोक दी थी, वो भी डिफॉल्ट कर दिया था। केटरिंग वाले जो थे उनके बिल्स जो थे वो नहीं पूरे भरे गए थे। अब इन सारी वजह से पैसेंजर्स जो थे उनकी भी कंप्लेन आने लगी थी कि फैसिलिटी सही नहीं आ रही है। और ये जितने भी अलग अलग वेंडर थे जिनके बिल ड्यू कर रहे थे इनको इन्होंने फर्जी चेक दे रखे थे, मतलब ये चेक देते थे और चेक बाउंस हो जाते। तो ये जो वेंडर्स थे चेक बाउंस को लेके भी इन सारी कंपनीज ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और किंगफिशर के ऊपर केस कर दिया। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने तो सजा भी दिलवा दी थी किंगफिशर के CFO को, क्योंकि इसका 50 लाख का जो चेक था वो बाउंस हो गया था। अब किंगफिशर जो था वो हर तरफ से फंसता चला जा रहा था। किंगफिशर ने स्टाफ की जो सैलरी थी वो भी रोकना चालू कर दिया था और कई महीने हो गए थे स्टाफ जो थे वो स्ट्राइक करने लगे थे। और फायदे नुकसान की बात करें तो अकेले 2009 में एयरलाइन का 400 करोड़ का लॉस हुआ था। और ये कोई पहला साल नहीं था जो इसको लॉस हुआ था। 2005 से लेके जब तक ये एयरलाइन चली किंगफिशर एयरलाइन, इसने एक बार भी प्रॉफिट नहीं बनाया। उसके बाद भी इसने बैंकों से लोन ले लेके हर साल नए नए प्लेन्स खरीदे और अपने खर्चे कम नहीं किए। और PR में कई करोड़ रुपए इंजेक्ट करके जो कंपनी की वैल्यूएशन है उसको बार बार बढ़ाने की कोशिश की गई। और ये सारी चीजें जो हो रही थी इससे ज्यादा लोगों को गुस्सा इसलिए आ रहा था कि जिस तरीके से विजय माल्या इस चीज को हैंडल कर रहा था, जैसे सैलरी वगैरह सब रोक रखी थी स्टाफ की, लोन वगैरह की जो इंस्टॉलमेंट थी वो नहीं पे कर रहा था, लेकिन जब बर्थडे आता था तो 3 दिन तक पार्टी रखता था जिसमें एनरिके, स्पेनिश सिंगर जो होते थे, कैलेंडर मॉडल के ऑडिशन जो होते थे, ये सारी चीजें करता था। कैलेंडर हो, स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह जो है इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं लॉन्चिंग में। तो ये सारी चीजें धड़ल्ले से चल रही थी और माल्या ने खुद की सैलरी भी फिक्स कर रखी थी। वो किंगफिशर से 33 करोड़ रुपीस सैलरी लेता था और उसको अपने टाइम से देता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसके रहने का जो स्टाइल था उसमें कोई कमी नहीं आती थी। माल्या इसी टाइम पे थीम पार्टी इसको बहुत पसंद थी, तो टाइम टू टाइम थीम पार्टी करता था, दुनिया भर के फेमस लोगों को बुलाता था। और जब अपने प्राइवेट जेट में ट्रैवल करता था तो हाईब्रिड डॉग जिनकी करोड़ों की कीमत होती थी उनको लेके करता था। मर्सिडीज कार का बहुत बड़ा फैन था, अगर कोई मॉडल अगर थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता था तो सेम मॉडल को दोबारा खरीद लेता था। इसी टाइम पे ये यूके गया था तो इसने कहा था कि इसके पहुंचने से पहले वहां पे मर्सिडीज होनी चाहिए थी। तो इसके जो टॉप ऑफिशियल थे उसमें से एक था, वो कहता है कि मैं जाके विजय माल्या से बात करूंगा, वहां पे ऑलरेडी 18 से 20 कार खड़ी हैं,
पार्किंग की जगह नहीं है, तो खरीदना ठीक नहीं है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और सेम डे खरीदने में बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी। तो विजय माल्या इतना गुस्सा हो जाता है कि कहता है कि अब मुझे एक नहीं 2 मर्सिडीज चाहिए सेम मॉडल की, और उन 2 मर्सिडीज में से एक मर्सिडीज वहीं छोड़ देता है। इसको यूनिक चीजों के ऑक्शन में जाके करोड़ों रुपए की चीजें खरीदने का भी बहुत शौक था। इसने इससे पहले भी टीपू सुल्तान की जो तलवार थी, गांधी जी की कई सारी चीजें थी, वो करोड़ों रुपए देके खरीदी थी। और जब इसका ये लोन वाला पूरा मैटर चल रहा था और सीबीआई की जब इंक्वायरी स्टार्ट होती है, तो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा कि इधर माल्या लोन नहीं चुका पा रहा था, और सेम टाइम पे माल्या ने फ्रांस में 35 मिलियन यूरो की प्रॉपर्टी खरीद ली थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, माल्या ने एक गिज्मो होल्डिंग नाम से एक फर्म बनाई थी, जिससे 8 मिलियन यूरो की पेमेंट और करने वाला था फ्रांस के अंदर। और जब ऐसी 2-3 न्यूज आई तो लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि ये शेल कंपनीज बना के इंडिया में लोन लेके बाहर पैसा शिफ्ट कर रहा था। और ये सारी न्यूज डे बाय डे आ रही। अब चेक बाउंस की बात हो, लोन का जो रीपेमेंट है उसकी बात हो, शेल कंपनी बाहर बनाने की बात हो, ये सारी चीजें चली रही थी। दिसंबर 2011 में इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है। यूनियन मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर आके बताते हैं कि ये जो विजय माल्या का किंगफिशर है, ये तो 2 साल से टैक्स ही नहीं भर रहा। 150 करोड़ से ज्यादा का तो किंगफिशर ने टैक्स ही नहीं भरा था। और ये वो टाइम था जहां बैंकों को पता चल गया था कि ये जो कर रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि हर तरफ से ये फंस रहा था। और ये देखते हुए बैंकों ने इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया। इनफैक्ट कुछ बैंक ने तो ये भी कहा कि ये विलफुल डिफॉल्टर है, यानी कि जानबूझ के ऐसा कर रहा है। अब इतनी सारी चीजें इसके ऊपर चल रही थी, सैलरी को लेके, चेक बाउंस को लेके, टैक्स को लेके। कोई और आदमी होता तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं होता। कुछ होना तो बहुत दूर की बात। इनफैक्ट एसबीआई बैंक, विजय माल्या और आरबीआई, ये तीनों मिलकर एक मीटिंग करते हैं और इसमें ये एक मास्टर डेट रिकास्ट एग्रीमेंट बनाते हैं, एमडीआरए। तो ये एग्रीमेंट जो था वो 21 दिसंबर 2010 को साइन हुआ था। सारे बैंक और ये सब साइन करते हैं। बेसिकली इसमें ये था कि किंगफिशर के जो शेयर्स थे उनको लेके लोन अपना पूरा कर रही थी बैंक। अब लेकिन इस पे भी क्वेश्चन उठने लगे। मार्केट में जो शेयर की कीमत थी वो 38 से 39 रुपीज के बीच में घूम रही थी, लेकिन बैंक्स ने इसके जो शेयर्स थे उनको 64 रुपीज के रेट में लिया। अब इसके ऊपर जब इन पे प्रेशर बढ़ा तो बैंक्स ने कहा कि मार्केट अभी डाउन है, इस वजह से रेट कम आ गया। लेकिन आप किंगफिशर का अगर आप ओवरऑल स्टैंडर्ड देखोगे तो उसका एवरेज 64 ही निकलता है। तो 64 रुपीज के हिसाब से हमने जो अपना लोन है वो कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये सारी इररिस्पॉन्सिबल चीजें जो हो रही थी, ये सिर्फ गवर्नमेंट बैंक में ही हो रही थी। प्राइवेट बैंक ने भी लोन दिया था, लेकिन वो काफी हद तक सेफ थे। जैसे आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, इन्होंने लोन दिए थे, लेकिन इन्होंने इसके बदले में यूनाइटेड स्पिरिट जो इनकी दूसरी कंपनी थी उसके शेयर्स गिरवी रखवा दिए थे, जिनको बेच के उन्होंने अपना पैसा रिकवर कर लिया था। बात यहां तक आ गई थी कि लोगों में डर आ गया था कि कहीं ये जो बैंक है जहां पे हमने पैसा जमा कर रखा है ये बंद ना हो जाए। अब आप यहां पे देखिए, जब एक किसान लोन नहीं चुकाता है तो उसका खेत बिक जाता है, और एक जब अमीर लोन नहीं चुकाता है तो बैंक बिक जाते हैं। और ये सारी चीजें जो चल रही थी, इसका जो सारा ब्लेम था वो सरकार के ऊपर आ रहा था। इनफैक्ट आगे यूके में भी, अभी जब मैं बताऊंगा आपको आगे तो उसमें आएगी ये चीज। आगे जब यूके में भी केस चलता है तो वहां पे पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह के कुछ लेटर रिवील हुए थे, और जब ये लेटर रिवील हुए तो ऑपोजिशन ने ये ब्लेम लगाए कि जो पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह ने विजय माल्या को हेल्प करी लोन। देखिए, जो बैंक लोन दे रहा था ये किंगफिशर की ब्रांड वैल्यू पे लोन दे रहा था। और ब्रांड वैल्यू ऐसा नहीं है कि कोई मैनेजर ने बैठ के अपने आप गेस किया कि ये ब्रांड वैल्यू होगी। प्रॉपर इनके पास एक प्रोसेस होता है जिससे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो सरकारी बैंक थे इन्होंने कैलकुलेट करा था, जिससे जो इसकी ब्रांड वैल्यू थी वो 160 करोड़ आई थी। लेकिन एक ग्रांट थॉर्नटन करके एक ऑडिट फर्म है जिसको अभी अडानी ने हायर किया है। गवर्नमेंट के कई सारे क्लीन गंगा इनिशिएटिव हो गया, नीति आयोग हो गया, इन सबके साथ मिलकर काम कर चुकी है। तो किंगफिशर ब्रांड जो है इसकी ऑडिटिंग इसने करी, और इसने जो इसके ब्रांड की वैल्यूएशन निकाली वो 4100 करोड़ निकाली। तो थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत जमीन आसमान का फर्क था, कहां 160 और कहां 4100 करोड़। तो ये जो फर्म थी इसके ऊपर भी क्वेश्चन उठे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसने जो वैल्यूएशन लगाई थी उसके बेसिस पे बैंक उठा के लोन दिए जा रहे थे। और जब लोन डिफॉल्ट हुआ और ये लोग इस ब्रांड को बेचने निकले, जिसमें मेन ब्रांड थे फ्लाई किंगफिशर, फ्लाइंग मॉडल्स, फ्लाई द गुड टाइम्स, फन लाइनर्स, किंगफिशर, ये जो ब्रांड थे इनको कोई खरीदने ही नहीं आया। तो कहने का मतलब ये कि 1 रुपया भी वापस नहीं आया। और ये सारी चीजें देखने के बाद फरवरी 2012 में किंगफिशर के जितने भी अकाउंट्स थे इनको फ्रीज कर दिया जाता है। इसके बाद 20 अक्टूबर 2012 को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने किंगफिशर एयरलाइन के जो फ्लाइंग लाइसेंस थे इसको सस्पेंड कर दिया था। किंगफिशर के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सारे के सारे ऑपरेशन जो थे वो पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। सारे एम्प्लॉइज रोड पे आ जाते हैं जो हाइक ले लेके वहां पे गए थे। और इतना सब कुछ होने के बाद भी विजय माल्या आराम से राज्यसभा में, बर्थडे पार्टी में, आईपीएल के मैचेस में बड़े आराम से हंसते खेलते नजर आते थे। तो ये इतने बड़े बड़े ब्लंडर जानबूझ के हो रहे हैं या फिर गलती से होते हैं, इसके लिए सीबीआई की इंक्वायरी बैठती है। तो सबसे पहले तो सीबीआई ने वो चीज करी जिसका सबसे ज्यादा डर था। सीबीआई ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को 16 अक्टूबर 2015 को लुकआउट नोटिस भेजा, जिसमें यह था कि किसी भी कीमत पे अगर विजय माल्या देश के बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पे आता है तो उसको रोक के वापस भेजना है और इन्फॉर्म करना है सीबीआई को। किसी भी कीमत पे वो देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत आके खड़ी हो जाती है।
पता नहीं कैसे 24 नवंबर 2015 को सीबीआई के जो नोटिस सीबीआई ने भेजा था, इसके अंदर 2-3 वर्ड चेंज कर दिए जाते हैं। अब इसमें यह कर दिया गया था कि अगर विजय माल्या दिखता है तो उसको रोक के बस पूछना है कि वो कहां जा रहा है, और जहां वो जा रहा है वो जो लोकेशन बताएगा वो सीबीआई को इन्फॉर्म कर देना है। उसको इंडिया से बाहर निकलने के लिए रोकना नहीं है। इस चीज पे सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट भी किया था कि इस लुकआउट नोटिस को चेंज करवाने के लिए माल्या पहले दिल्ली पहुंचता है और एक बहुत बड़े पावरफुल आदमी से मिलता है और ये चेंजेस करवाता है उसमें, ताकि वो फ्रीली मूव कर सके। अब इसके बाद ये जितने भी बैंक थे 1 मार्च 2016 को सब इकट्ठे होते हैं और अटॉर्नी जनरल डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT पहुंचते हैं और कहते हैं कि विजय माल्या के जो पासपोर्ट है इसको तुरंत जब्त कर लीजिए, वो भागने वाला है। सुप्रीम कोर्ट जो था इस पूरे इंसिडेंट की जो अर्जेंसी थी उसको समझता है और एक दिन बाद ही 3 मार्च 2016 को उसकी हियरिंग का टाइम फिक्स कर देता है कि हाँ ऐसा कर दिया जाएगा। अब 1 मार्च को जब ये सारी चीजें चल रही थी तो 1 मार्च को विजय माल्या पार्लियामेंट में पहुंचता है और नेक्स्ट डे 2 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट से जेट एयरवेज की फ्लाइट नंबर 9W122 पकड़ के टर्मिनल 3 से 55 सूटकेस और अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ लंदन भाग जाता है। और इस बार ये प्राइवेट जेट नहीं बल्कि कॉमर्शियल फ्लाइट का यूज करता है और लंदन में मैडम तुसाद वैक्स जो म्यूजियम है उसके बगल में बेकर स्ट्रीट जो थी वहां पे रहने लगता है। और पहुंचने के बाद ही विजय माल्या क्या करता है, वो कहता है कि मैं अरुण जेटली जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे बात करके आया हूं। अब अरुण जेटली जी के ऊपर क्वेश्चन उठने लगते हैं तो अरुण जेटली कहते हैं कि 2 तारीख को वो मेरे से पार्लियामेंट में मिला था, लेकिन वो एक MP था तो उसने कुछ बोला लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा कुछ हमारा डिस्कशन नहीं हुआ था, मैंने उस चीज को इग्नोर कर दिया और मैंने ये कहा कि आप जाके बैंक वालों से मिलो। लेकिन कांग्रेस लीडर PL पुनिया ने कहा कि अरुण जेटली झूठ बोल रहे हैं। आप राज्यसभा की सेंट्रल हॉल की फुटेज निकाल के देख लो, 1 मार्च 2016 को 10 मिनट से ज्यादा देर तक इन दोनों ने बात करी है और अगर ये चीज गलत निकलती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब इधर ये सारी चीजें तो चलती रहती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जो था वो करता है। वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माल्या की जो इंडियन कंपनीज थी उनको रीच आउट किया, यूके के इंडियन हाई कमिश्नर जो थे उनको रीच आउट किया, उसकी जो राज्यसभा की ऑफिशियल ईमेल आईडी थी उस पे भी मेल वगैरह भेज के उसको रीच किया, लेकिन इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए विजय माल्या के इंडिया से यूके भागने के बाद सारे हाथ बंद गए थे बैंकों के, इनफैक्ट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके भी हाथ बंद गए थे, लेकिन यहां से कुछ चीजें उनके हाथ में थी। देखिए इंडिया और यूके के बीच में 22 सितंबर 1992 को एक ट्रीटी साइन हुई थी, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। इसमें यह था कि एक दूसरे के देश का अगर कोई आदमी क्राइम करता है तो उसको ये एक दूसरे को सौंप देंगे और इसी को बेसिस बना के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जनरल VK सिंह ने फरवरी 2017 को एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजी और इस चीज पे एक्ट करते हुए ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो था वो विजय माल्या को 18 अप्रैल 2017 को अरेस्ट कर लेता है यूके के अंदर और वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट जो था वहां लेके पहुंचता है। लेकिन माल्या के जो लॉयर थे वो कंडीशनल बेल पे उसको छुड़वा लेते हैं। इंडिया दोबारा से ट्राई करता है। उसके बाद विजय माल्या ने यूके एक्सट्रेडिशन एक्ट 2003 के तहत मल्टीपल रेमेडीज यूज कर ली, जिसकी वजह से वो फिर बार बार बच जाता है और इंडिया के जो बैंक है वो इंडिया के साथ साथ यूके भी पहुंच के अब केस लड़ रहे हैं। बैंक का कहना है कि माल्या एक विलफुल डिफॉल्टर है, मतलब कि जानबूझ के इसने ये सारी चीजें की हैं। तो देखिए अभी करंट सिचुएशन तो ये है कि टाइम टू टाइम विजय माल्या ये जो लोन लिए थे इसने इसको रीपेमेंट करने के लिए बार बार ऑफर करता है कि आप इंटरेस्ट हटा लो, पेनल्टी हटा लो, इतना ले लो। तो अभी ये नेगोशिएशन करता रहता है, ट्वीट भी करता रहता है। बीच बीच में ये भी खबर आने लगती है कि ये वापस इंडिया इसको लाया जाने वाला है, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट में पता चलता है कि इसके जो वकील हैं इसको बचा लेते हैं। फिलहाल तो ये वापस कब आएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने दावा किया कि इसको ये वापस लेके आएंगे और जो आम जनता का पैसा है उसको इसकी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के और इससे कुछ ना कुछ नेगोशिएशन करके उसको पूरा करेंगे। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि अपने पैसों पे कंट्रोल पाने के लिए ज्वाइन करिए 1% क्लब्स मास्टर क्लास और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी की शुरुआत कीजिए। थैंक यू।